Dear students, I am going to describe you the next topic of federalism. Yesterday we discussed about the features of federalism, meaning of federalism, and how is federalism better than the unitary form of government. Today we are going to start with the types of federalism. Okay, there are two types of federalism. Very important question is this. Write the question. Describe the two types of federalism. लिखिएगा, describe the two types of federalism. Okay, so first type is coming together federations. Yeah, you can write it coming together federalism. तो ये क्या होती है coming together? आंसर यहाँ से आएगा. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. In this first category of federations, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. अब समझिए क्या होता है ये कि ये कह रहे हैं when so many states come together and form a bigger unit, this is called coming together for federations. मतलब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट मिल करके जब एक बड़ी यूनिट मीन्स एक बड़ी कंट्री बनाते हैं और इस बड़ी यूनिट में बड़ी एक सिंगल कंट्री में ईच स्टेट हैज़ देयर ओन सॉवरेनिटी मीन्स ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंस टू डिसाइड अबाउट देयर ओन एरिया. ओके, मीन्स each state has full freedom to take decision about their states. Okay, and other state or the federal government cannot impose whatever they want onto these states. And retaining identity, और इन सारी स्टेट्स की आइडेंटिटी भी अपनी बनी रहती है. मीन्स दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, देयर पीपल हैव द सिटीजन ऑफ देयर स्टेट ऑल्सो. ठीक है, जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल लीजिए. अमेरिका में 51 स्टेट्स हैं. ऑल दीज स्टेट्स हैव कम टुगेदर एंड क्रिएटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब क्या खासियत है अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ की कि यहाँ के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको डबल सिटीजनशिप मिली हुई है. मीन्स दे आर द सिटीजनशिप ऑफ देयर ओन कंट्री एंड दे आर हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ देयर ओन स्टेट ऑल्सो. अलास्का, कैलिफोर्निया, फिलाडेल्फिया, ये सब बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ की. तो सिटीजनशिप को अपने राज्य की भी नागरिकता होती है और अपनी कंट्री की भी नागरिकता मिली हुई होती है. और हर स्टेट अपने मामलों में बहुत हद तक फ्री होता है और इवन दे आर स्ट्रॉन्ग vis-a-vis द फेडरल गवर्नमेंट. जो फेडरल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो वो पूरी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं USA की. तो उनकी जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए जो बनी हुई है, उसके कंपैरिजन में ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं किसी भी मामले में डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाता है कि व्हेन सो मेनी स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंट्री. दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. दूसरा एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. इसमें क्या होता है, द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. समझिए आप, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर among other states and between the national government. मीन्स जो पावर्स होती हैं उसका बंटवारा, पावर शेयरिंग होना किस किस के बीच में,
सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ऐसा कहाँ पर है? इंडिया में है कि हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन अपने अपने स्टेट्स के भी होते हैं, सीएम बहुत हद तक जो है अपने मामलों में फ्री है, बट द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट आर मेनली इन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम मैटर्स। जैसे कि आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं यदि उनको लगता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फंक्शनिंग नहीं कर रहा है और वहाँ पर लोगों के ऊपर मिस गवर्नेंस हो रही है। तो आर्टिकल 356 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। ऐसा कई बार हो चुका है भारत में। लेकिन ऐसा अमेरिका में, जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, स्टेट्स काफ़ी बहुत हद तक फ्री हैं फेडरल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वीजा विज द स्टेट्स। जो मैंने आपको बताया कि इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट तुलना में। वाई? बिकॉज दे कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, they are having the more financial power, they are having the more area to govern। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हो जाती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती है। जैसे आप हमारे यहाँ देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बिहार है, जम्मू एंड कश्मीर था इसके पहले जब उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया था। तो कई राज्यों को उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनके लोगों के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, उनको ज़्यादा मदद दी जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उनको ज़्यादा फाइनेंशियल एड दी जाती है क्योंकि उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो होल्डिंग टुगेदर में आप स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल ग्रांट दे सकते हैं। कमिंग टुगेदर में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको समझ में आया होगा कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस। कमिंग में स्टेट्स का खुद आकर के एक कंट्री बनाना और होल्डिंग टुगेदर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जैसे लोकल गवर्नमेंट भी होती है, उनके बीच में पावर्स का बंटवारा करना होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम किसके एग्जाम्पल हैं? होल्डिंग टुगेदर की। बेल्जियम अपन ने देखा भी था, वहाँ पर एक ब्रुसेल्स में भी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग थी। तो ये होल्डिंग टुगेदर इन कंट्रीज़ में है। ठीक है। नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये क्वेश्चन लिखेंगे आप, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं? तो ऑल द फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, लाइक more than 2 tiers of government, independent judiciary, the central government cannot change the constitution by itself, each government has their own jurisdiction of their people, of their administration, each government has their own taxation power. All these features clearly imply on India. So these features of federalism makes India a federal country. सिंपल आप यही आंसर लिखेंगे जो अपन ने कल डिस्कस किया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वो हम देखते हैं। देखिए, एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus it contains 3 lists. अब देखिए आप, इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए एक और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो फीचर हमने पढ़े हैं कल की, जो डिस्कस की इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, टैक्सेशन पावर का, वो तो है ही फीचर, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली सब्जेक्ट्स मीन्स सबका अलग अलग एरिया बांट दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट किन मामलों में कानून बनाएगी,
यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट किस मामलों में कानून बनाएगी और ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स विच वी हैव डिस्कस अर्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लिस्ट मेक्स इंडिया अ स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री। तो 3 लिस्ट में पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. अब देखिए ये जो सारे सब्जेक्ट्स आए हैं, सारे एरिया जो आए हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और इन मुद्दों को या इन सब्जेक्ट्स को क्यों शामिल किया गया है? बिकॉज ऑल दीज मैटर्स रिलेटेड विद द होल कंट्री। फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की सुरक्षा की बात है, ये पूरी देश से जुड़ा हुआ मुद्दा। हर स्टेट की अपनी अपनी अलग डिफेंस नहीं है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है इंटरनली, लेकिन बॉर्डर्स पे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बहुत सारी कंट्री जिनके साथ हमारी बॉर्डर मिलती है, तो पूरी देश की सुरक्षा करना सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको मैनेज कर सकती है। इसलिए ये डिफेंस का जो मुद्दा है वो यूनियन लिस्ट में रखा गया है। दूसरा है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स का मुद्दा की मीन्स हाउ वी हैव टू मेंटेन रिलेशन विद अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान इन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। It is the importance issue of national government. It is the most important national issue कि किसी कंट्री के साथ हमको कैसा संबंध रखना है। हर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं रख सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे में यदि आप कोई स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल रखेगी, डायरेक्ट रिलेशन रखेगी, कनेक्शन रखेगी किसी कंट्री के साथ, तो ये खतरा बना रहेगा हमेशा कि दैट कंट्री कैन ओवरटेक that state any time with its power, with its wealth. इसलिए फॉरेन अफेयर्स का मुद्दा भी यूनियन लिस्ट में रखा गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सके। बैंकिंग, पूरे देश में एक ही करेंसी है, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो और ईस्ट इंडिया हो, सब जगह हमारे यहाँ पर एक ही करेंसी चलती है। तो यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम बनाने के लिए भी बैंकिंग को यूनियन लिस्ट में रखा गया है। अब आप सोचिए कि यदि हर स्टेट की अलग अलग करेंसी होती तो कितनी प्रॉब्लम जाती कंट्री रन करने में। इसलिए कम्युनिकेशन एंड करेंसी जो हमने अभी बात की, कम्युनिकेशन की जो टेलीकॉम का जो मुद्दा है वो भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करा देती है किसी नेशनल इश्यू पे प्रॉब्लम जब लगती है, ताकि कंट्री में पीस और एटमॉस्फेयर को मेंटेन कर सके। सो ऑल दीज आर द इश्यूज having the national importance, that's why they are included in the union list. Second है state list. state list में कौन से इश्यू है? कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है। ट्रेड एंड कॉमर्स मीन्स इंटर स्टेट जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चलती है, व्यापार चलता है। हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स वसूल सकता था, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद टैक्स का रेट भी फिक्स कर दिया गया है। हर स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा ये भी फिक्स कर दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, ईच स्टेट हैज़ देयर ऑन एग्रीकल्चर पैटर्न एंड एग्रीगेशन फैसिलिटीज़। जैसे पंजाब हरियाणा में देखिए आप इरीगेशन और एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, या अदर स्टेट में देखिए आप, साउथ इंडिया कुछ स्टेट में जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है। तो एग्रीकल्चर और इरीगेशन का मुद्दा सब स्टेट्स के पास अपने पास अलग अलग है। इट मीन्स दैट दे कैन मेक देयर ओन लॉज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। किसी स्टेट में, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, किसानों के पास बहुत ऋण है, वहाँ पर लोग बहुत सुसाइड कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने किसानों के लिए अलग से एक पे आउट या एक पैकेज निकाल देती ताकि किसानों की मदद कर सके। मध्य प्रदेश में देखिए आप, किसानों के ऊपर जितना ऋण लिया हुआ था, किसानों ने लोन लिया हुआ था, वो गवर्नमेंट उसको माफ़ कर देती है ताकि किसानों के ऊपर से बोझ हट सके। तो ये ऐसा इश्यू है
कि जिस पर स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया गया है। तीसरा है द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो ये पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर के मुद्दे पर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने कानून बना सकती है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में बता देता हूँ आपको। यूनियन लिस्ट का मतलब है केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट इज दैट लिस्ट जिसमें आए हुए सब्जेक्ट्स पर बोथ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, जो मैंने कल बताया था आपको। हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है एजुकेशन का, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन बोर्ड है। फॉरेस्ट के मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। ट्रेड यूनियंस के मामले में मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. Means all these subjects like education, forest, trade unions, marriage, in per state government or union government both can make the law. But if their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. It means that if there is any conflict between the law made by the central government and the law made by any state government, यदि उनमें कोई टकराव होता है कि किसका कानून माना जाए, ठीक है, स्टेट का माना जाए कि सेंट्रल का माना जाए, इन दैट कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो पूरी कंट्री को इफेक्ट डालेगा, ठीक है। इसलिए if there is any conflict between the law of concurrent list, then the law of central government will be implemented. ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब बात आती है उन सब्जेक्ट्स की जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है। भाई ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस समय लिस्ट में सब्जेक्ट डाले गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आज से 70 साल पहले की बात है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे मुद्दे ये जो तीनों लिस्ट में नहीं हैं उनके बारे में क्या होगा, उसके बारे में प्रोविज़न किया गया है। देखिए आप, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, जो मैंने बताई बात आपको, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. इसमें भी यूनियन गवर्नमेंट को पावर है। It means that any of the subjects which does not come on these 3 lists, which is not included in these 3 lists, so that in that condition the central government, means the union government, can make the law ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जिनको हिंदी में कहते हैं बचे हुए विषय, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स मतलब वो सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। जैसे कंप्यूटर IT का जो सब्जेक्ट आया वो बहुत बाद में आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में लॉ बना सकती है। साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, आजकल बहुत छाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में लॉ बनाती है, ठीक है। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फाउंड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था। Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states have a enjoy special status. जैसे मैंने आपको बताया कि होल्डिंग टुगेदर में कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, बिहार को, उत्तराखंड को, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड कल्चर एंड द पीपल। इसमें एग्जांपल दी है जम्मू एंड कश्मीर का। अब ये जम्मू एंड कश्मीर को इसमें अभी शामिल इसलिए
किया गया, क्योंकि ये बुक आपकी अभी अपडेट नहीं हुई है, नई बुक अभी प्रिंट नहीं हुई होंगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए आप, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, अब ख़त्म कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया लास्ट ईयर। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। मीन्स मैनी ऑफ द लॉज मेड बाय द Indian government or the union government or the many provisions of Indian constitution were not likely implemented over the Jammu and Kashmir until it is accepted by the state assembly। मतलब जब तक राज्य की विधानसभा स्टेट असेंबली यूनियन गवर्नमेंट के कई कानूनों को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस को जब तक एक्सेप्टेंस या अप्रूवल नहीं देती थी, तब तक ये प्रावधान लागू जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे। जैसे आपका आरटीआई का मुद्दा था, आरटीई का कानून था, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब ये सब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं रह गया है, नाउ इट हैज़ बिकम यूनियन टेरिटरी। सो इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट देयर ओन लॉ। ठीक है, और क्या प्रोविजंस थे पहले? इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल नहीं होता था वो वहाँ पर लैंड या हाउस नहीं खरीद सकता था। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, तो ये ऑल दी स्पेशल प्रोविजंस वे आर गिवन टू द जम्मू एंड कश्मीर नाउ हैव एंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories। अब आप समझिए, यूनियन टेरिटरीज जो अपन ने देखे, दिल्ली को मिला के पहले 7 थे, अब 9 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला करके। तो ये यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि यूनियन टेरिटरीज के जो हैं दे आर हैविंग अ वेरी टू स्मॉल एरिया, उनका एरिया बहुत छोटा था, इसलिए वो बहुत एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते थे। क्योंकि स्टेट बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि उनका आकार बड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पहले दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब जो पांडिचेरी, ये यूनियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं। क्यों? बिकॉज दे कुड नॉट मेक दी इंडिपेंडेंट स्टेट बिकॉज ऑफ देयर एरिया एंड बिकॉज ऑफ देयर अदर क्राइटेरिया विच वी आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सके। और प्लस उनकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि वो किसी स्टेट के साथ मर्ज किए जा सके। ठीक है, तो किसी स्टेट के साथ मर्ज ना कर पाने के कारण, इंडिपेंडेंट स्टेट ना बना पाने के कारण उनको यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दिया गया। और इन यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, लक्षद्वीप में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर और उनके ही रूल अप्लाई होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। चंडीगढ़ को देखिए आप, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, पंजाब हरियाणा की कैपिटल भी है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट भी है। और चंडीगढ़ डायरेक्टली किसके अंडर में है? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में। सोचिए आप, एक ऐसी जगह जो 2 राज्यों की राजधानी भी है और उसके बाद वहाँ पर दोनों राज्यों का हाई कोर्ट भी है, लेकिन वो खुद किसके अंडर में है? चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ की ऐसी स्थिति थी कि ना वो पंजाब के साथ मर्ज हो सकता था, ना हरियाणा के साथ मर्ज हो सकता था, और उसका एरिया इतना स्मॉल था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकता था। इसलिए इसको क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ऑल दीज यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आई होप आज आपको जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं समझ में आ गए होंगे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।